जय हिंद फ्रेंड्स। कंट्रोल सिस्टम में जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने ये देखा कि फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी कैसे काम करती। एनालॉगस सिस्टम बनाना भी हमने सीखा और उसी एनालॉगस सिस्टम में एक चीज़ें और सीखनी है ताकि अगर हमारा सिस्टम कंपैरिजन करने में आसानी हो। टेक्निक कोई गलती नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, जो है वही है। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर गियर्ड सिस्टम हमारे पास हो, इसमें गियर हो और वो भी लॉसलेस गियर होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, ये एजम्पशन मान करके चलते हैं, तब हमारा सिस्टम कैसे काम करता है वो देखना है। ठीक है। तो गियर्ड सिस्टम में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। गियर्ड ऐसे काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट इनका रोटेशन होता है और इनके बीच में यहाँ पर फ्रिक्शनलेस मानकर चलते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है, मतलब इनके और इनके बीच में कोई भी बैकलैश नहीं है। बैकलैश मतलब का डिले, जब ये घिस जाते हैं यहाँ पर इनमें क्या बनना होता है, ऐसे खांचे बने होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे, इनको बोलते हैं टीथ। इसी तरह दूसरे वाले में बने होंगे ऐसे, और ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इनकी रोटेशन होती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इनके बीच में कोई भी लॉस नहीं हो रही है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो फिर हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम में अभी तक हमने दो पढ़ा, दो प्रकार के सिस्टम पढ़े। एक पढ़ा ट्रांसलेशनल और दूसरा पढ़ा रोटेशनल। इसी रोटेशनल का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं गियर्ड सिस्टम, ARED, गियर्ड सिस्टम। ये ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है, तो जैसे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको मान लेंगे प्राइमरी, दूसरे को मान लेंगे सेकेंडरी। हमें यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखने हैं कि अगर मैं इसकी रेडियस R मानूं, ये है R1, ये है R2, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ टीथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एन का मतलब हो क्या है, नंबर ऑफ टीथ। दांत जितने ज्यादा होंगे उसका डाया उतना ही बड़ा होगा। जितना बड़ा गोला ले लेंगे उसमें उतने ज्यादा दांत बना सकते हैं, खांचे बना सकते हैं। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टीथ, स्पीड नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। और आर क्या है, रेडियस। ठीक। तो अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, N1/N2 इज इक्वल टू R1/R2। आपको ये रिलेशन नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है। जैसे ही आपने ये ध्यान में रखा तो अपने आप रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी ये गियर घूमेंगे तो इनका लीनियर मोशन, लीनियर क्या कहते हैं उसे, लीनियर डिस्टेंस और वर्क डन, ये इक्वल होता है, बराबर, दोनों का। तो अगर मैं इसकी रेडियस है R और अगर मैं इसको थीटा डिग्री घुमा दूं, किसको, फर्स्ट वाले को, तो R इंटू थीटा इज इक्वल टू R इंटू थीटा ऑफ सेकेंड। तो यहां से क्या रिलेशन मिला कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन,
थीटा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन मायने नहीं रखीगी, डायरेक्शन तो ये कंफर्म है कि इसमें अपोजिट होती है, एक अगर क्लॉकवाइज घूमता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो लीनियर डिस्टेंस है इनके द्वारा ट्रेवल की गई वो आर थीटा, ये सेम होती है। इस फार्मूले से क्या निकला कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहां से इस और इस रिलेशन को मैं बना करके अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अभी और एक आगे आएगा तब हम फाइनल कंक्लूजन करेंगे। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर रोटेशन। ठीक है, तो टार्क इंटू थीटा वन इज इक्वल टू टार्क इंटू थीटा टू। तो यहां से क्या मिला? टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू थीटा टू बाई थीटा वन, या ये कहिए टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई थीटा। टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा? इन दोनों से रिलेशन क्या मिले? इन दोनों से, इन दोनों से रिलेशन ये मिला कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है तब तो आगे के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आई तब फिर ज़िंदगी आगे के लिए टफ हो जाएगी। बहुत ही बेसिक फार्मूला है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी हमने नया नहीं पढ़ा, जो कुछ पढ़ा है सब पुराना ही है। ठीक, ठीक है, तो यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ें ध्यान में है तब तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर ये ध्यान में नहीं है तो चीज़ें मुश्किल है। एन, आर और टी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और थीटा इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन सब का मीनिंग भी पता होना चाहिए। टी है टार्क, आर है रेडियस, एन है नंबर ऑफ टीथ एंड थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इनका इस्तेमाल हमें करना कैसे है। हमने फार्मूला तो पढ़ लिया, तो पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा गेयर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई ना कोई डाटा वो जो है वो नोन होगा। ठीक, अब देखते हैं कि क्या कहानी है आगे की। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि बी, ये है जे, यहाँ पर है N1, ये है दूसरा गेयर, ये है N2, यहाँ पर भी वही चीज़ लगा दीजिए। J1, J2, B2, J2, कुछ ऐसा सिस्टम है। ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम, ये है इधर थीटा वन
और ये है T1 इधर लग रहा, T2। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये बीच में N1 N2 क्या है, ये नंबर ऑफ टीथ हैं। इधर का गेयर का है नंबर ऑफ टीथ N1 और इधर का गेयर का है नंबर ऑफ टीथ N2। अब जब भी आपको ऐसे चीजें गिवन होंगी तो आप देखिए कि क्या करेंगे आप। आपको ये देखना है, अगर मैं केवल इस T2 की बात करूं, सपोज मेरे पास गियर है ही नहीं, अगर गियर नहीं है तो मेरे पास केवल ये सिस्टम होता, और अगर केवल ये सिस्टम होता तो डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से डायरेक्ट मैं इक्वेशन क्या लिखता, T1 इज इक्वल टू क्या लिखता, T1 इज इक्वल टू J1 S² S स्मॉल से है प्लस B1S प्लस K1 θ1S, ये लिखता T1S, बिल्कुल यही लिखता। अब जब बात ये आ रही है कि T1 ये है और T2 इधर है और दोनों किससे कनेक्टेड हैं, गियर सिस्टम से, तो मुझे एक को, मतलब कहने का ये मतलब है गियर सिस्टम हटा करके किसी एक तरफ जाइए, या तो इधर वाले पैरामीटर को इधर ले जाइए या इधर वाले पैरामीटर को इधर ले जाइए। ठीक वैसे ही जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर सेकेंडरी साइड ले जाते हैं या सेकेंडरी साइड के पैरामीटर प्राइमरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, ठीक वही काम करना है। अब देखिए θ1 और θ2 में क्या रिलेशन है। n आपको अलग अलग पता है, जब n पता है, यहाँ पर r तो पता नहीं है, तो n और थीटा में रिलेशन देखिए, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि n1/n2 इज इक्वल टू θ2/θ1, और n और t में क्या रिलेशन है, T1/T2 इज इक्वल टू n1/n2, n1/n2। अगर मैं यहां से T2 निकालूं तो T2 क्या निकलेगा, यहां से मैं T2 निकालूं तो T2 क्या निकलेगा, T1 n2/n1, यही निकलेगा। तो यहां पर क्या कर देता हूं, n2/n1 लिख देता हूं। ये क्या है, T2, क्या है ये, T2 J1 S² प्लस B1S प्लस K1 इज इक्वल टू, θ1 की जगह जरा रखिए, तो θ1 क्या आ जाएगा, θ2 n2/n1, यही आ जाएगा। ठीक, तो θ1 की जगह क्या रख दें, θ2 n2/n1। ठीक है, अब हमें जो चीजें समझनी है वो क्या समझनी है कि ये हो गया T2 और ये क्या हो गया, सॉरी, यहां से θ2 निकालिए,
अभी आपको बता रहे हैं कि थीटा टू क्यों निकाला गया है। थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा वन n1/n2। तो यहाँ पर क्या लिख दें, थीटा वन एस n1/। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू क्या मिला, यहाँ से जरा T1 निकालिए। तो J1 s² प्लस B1 s प्लस K1 n1/n2 का होल स्क्वायर थीटा वन एस। क्या लिखे, T1 इज इक्वल टू J1 s² प्लस B1 s प्लस K1 n1/n2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा वन। अब आपको ये देखना है कि हमने किया क्या। ये जो हमने लिखा कि T1 ये है, और फिर हम वापस से T1 ये निकाले, इधर आया, तो ये हुआ क्या, ये हुआ ये। जरा कुछ चीजें इधर समझते हैं। एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं अभी, उसको इम्पीडेंस और टार्क ये सब छोड़ देते हैं। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन ट्रांसफार्मर, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या मिलता है, N1/N2। तो यहाँ से V1 क्या मिल जाएगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1। यहाँ से I1 की वैल्यू निकालिए, N2/N1 इंटू I2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो V1/I1 इज इक्वल टू क्या मिला, V2/I2 N1/N2 का होल स्क्वायर। V/I क्या है, इम्पीडेंस Z, ये क्या है, इम्पीडेंस Z। तो मुझे क्या मिला, Z1/Z2 इज इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ये बनी है बस। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जिस भी साइड का मैं वोल्टेज निकालूंगा, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहा हूं, ये इधर है V1 और इधर है V2। अगर मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूं, पहली बात तो जब मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा तो जो नई वैल्यू होगी वो इसी के टर्म में होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं यहां से यहां इसको ले जा रहा हूं तो इसको मैं लिख देता हूं V2 डैश। क्या लिख देता हूं, V2 डैश। V2 डैश की वैल्यू हमेशा जिस पैरामीटर को आप ले गए हैं उसी के टर्म में निकलेगा। तो V2 डैश की वैल्यू हमेशा V2 के टर्म में निकलेगी, कहने का ये मतलब। तो अगर V2 डैश की वैल्यू V2 के टर्म में निकल रही है तो ये V2 के टर्म ही तो है। तो ये क्या है, ये पूरा है V2 डैश। तो इसी V1 को हमने क्या लिख दिया, V2 डैश। अब जरा V2 डैश के फार्मूले में ध्यान दीजिए। मैं सेकेंडरी को कहाँ ले गया, प्राइमरी में। तो प्राइमरी वाला टर्न ऊपर है और सेकेंडरी वाला टर्न नीचे है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप वोल्टेज को I जो है 1/n है, n नहीं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप वोल्टेज को एक साइड से दूसरे साइड ले गए हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखिए। N1 N2 छोड़ दीजिए कि N1/N2 होगा, N2/N1 होगा, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो मुद्दे की बात है वो ये समझना है कि डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाई सोर्स।
हम कहाँ गए थे? सेकेंडरी से प्राइमरी। तो प्राइमरी हमारा क्या है? डेस्टिनेशन है, और सेकेंडरी क्या है? सोर्स, जहाँ से हम चले थे। तो N1/N2। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसको इधर से इधर लाता हूँ, तो मैं V1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? जो हमारा डेस्टिनेशन है N2, और सोर्स कितना है? N1। यही क्या हो जाएगा? V1 डैश, और इसी को आप लिखते हैं V2। आप यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लीजिए, वही निकलेगी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप एक साइड से दूसरी साइड जाइए, तो N1/N2, N2/N1, ये कन्फ्यूजन मत रखिए। ये फार्मूला या तो याद रखिए, या ये याद रखिए। वोल्टेज के केस में डेस्टिनेशन बाई सोर्स होता है, करंट के केस में उल्टा हो जाता है, और इम्पीडेंस के उसमें डेस्टिनेशन बाई सोर्स का स्क्वायर हो जाता है। तो ठीक वही पर यहाँ पर, वही यहाँ पर भी हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में गए, या सेकेंडरी से प्राइमरी में गए, एक दूसरे को इधर से उधर चेंज करेंगे, तो हमें ये कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है कि N1/N2 होगा, या N2/N1 होगा, या N1/N2 का होल स्क्वायर होगा, या N2/N1 का होल स्क्वायर होगा। कुछ नहीं ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखिए, क्या? सिर्फ ये चीज, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V का मतलब वोल्टेज, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, एंड इम्पीडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। यहाँ पर टार्क वाले में, मैकेनिकल सिस्टम में क्या करेंगे? इम्पीडेंस, ये सारे इम्पीडेंस ही हैं। कौन? M हुआ, J हुआ, B हुआ, K हुआ, ये सारे। तो इम्पीडेंस में क्या करते हैं? डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाई सोर्स, इनके नंबर ऑफ टीथ का स्क्वायर कर दीजिए, उससे मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर मैं टार्क T1 को T2 की तरफ ले आऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा? T2, और इसी को मैं लिख दूंगा T1 डैश। तो T1 को मैं लाया हूँ इधर, तो मैं T1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाई सोर्स। ये तो टार्क की बात है। टार्क मतलब वोल्टेज, टार्क मतलब क्या है? वोल्टेज। और करंट का मतलब क्या था, अगर आपको याद हो तो? यहाँ पर करंट का मतलब क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या ये कहिए थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या ये कहिए थीटा। और यहाँ पर जेड की जगह जे भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और के भी लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर इसी क्वेश्चन को कहाँ गया, ये मैं एक तरफ ला करके लिखूं, मैं इसको इधर ले आता हूं, तो सारा केवल एक ही सिस्टम बन जाएगा। J2 क्या हो जाएगा? J2 प्लस J1 किधर आ रहा है? इधर की साइड। तो सेकेंडरी पर बाई प्राइमरी, मतलब डेस्टिनेशन बाई सोर्स होल स्क्वायर, ये J बन गया। B क्या बन जाएगा? B2 प्लस, सॉरी, यहाँ पर एस स्क्वायर रहेगा साथ में, क्योंकि एस स्क्वायर तो है ही है सबके साथ में। बी क्या हो जाएगा? B2 पहले से ही है, और B1 को ला रहे हैं आप, तो एस B2 प्लस B1 N2/N1 का होल स्क्वायर, और K पहले से ही K2, तो K2 प्लस K1 N2/N1 का। इस सब को सम कर देंगे तो मिल जाएगा T2। क्या मिल जाएगा? T2। ठीक है, और आप T1 को भी लेकर के आए इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? T2 प्लस T1 N2/N1। टार्क में स्क्वायर मत कर दीजिएगा, केवल इम्पीडेंस में स्क्वायर होता है।
टार्क में तो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो आप N1/N2 मत याद रखिएगा, सिर्फ ये याद रखिएगा कि डेस्टिनेशन बाई सोर्स होता है कहाँ कहाँ, टार्क में और इम्पीडेंस में। इम्पीडेंस में स्क्वायर हो जाएगा और टार्क में केवल और केवल सिंगल यूनिट, मतलब डेस्टिनेशन बाई सोर्स बस। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। बस इतनी सी बात यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने जरा इसके न्यूमेरिकल पर। देखिए दो गियर्ड सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं, N1 N2 आपको दे दिया गया है, बाकी जो पूछा है वो निकाल दीजिए क्योंकि आपका डायरेक्ट फार्मूले पर है। N1 N2 अगर दिया गया है तो N इज इनवर्सली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो R1/R2 क्या मिलेगा, 40/20, कितना मिला 2। तो R1/R2 का रेशियो क्या मिला, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का मतलब d(θ/dt), यही तो है ना ओमेगा, और तो कुछ है नहीं ओमेगा। तो मतलब ओमेगा का रिलेशन ठीक वैसे ही चलेगा जैसे थीटा का चलता है। तो थीटा और एन में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो Ω1/Ω2 इज इक्वल टू N2/, Ω1 की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई Ω2, N2/N1 20/40, तो Ω2 कितना मिल जाएगा 30 रेडियन पर सेकंड। ये आपने देखा भी होगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही तेजी से घूमेगा, और जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही धीरे धीरे घूमेगा। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी वेरीफाई हो जाएगी। T1 और T2 और N1 N2 में क्या रिलेशन होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो T1/T2 इज इक्वल टू N1/N2। जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसमें टार्क ज़्यादा लगेगा, तो टार्क है 5T2, N1 कितना है 40/20, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 न्यूटन मीटर। नैनोमीटर मत लिखिएगा, एन हमेशा बड़े से, न्यूटन को सम्मान देना है, इतना उनका योगदान है। ठीक है, थीटा और एन में रिलेशन आपको पता ही है, क्या है थीटा और एन में रिलेशन, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो θ1/θ2 इज इक्वल टू N2/, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये है N1 N2 N3 N4, आपको क्या दिया गया है, θ1 3 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड अदर डिस्प्लेसमेंट। तो एन और थीटा में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर मैं N1/N2 करूं, मैं क्या लिखूंगा θ2/θ1। N1 की वैल्यू कितनी है 300, N2 की वैल्यू कितनी है 50, θ2 निकालना है, θ1 कितना है 3, तो θ2 कितना आ जाएगा 18 रेडियन, θ2 आ गया। जब θ2 आ गया तो θ3 में आ जाइए, तो N1/N3 इज इक्वल टू θ3/θ1। N1 कितना है 300, N3 कितना है 150, θ3 निकालना है, θ1 कितना है 3, तो θ3 कितना निकल जाएगा 6 रेडियन। फिर इसी तरह
थीटा 4 निकालना है, तो थीटा 4 में क्या करेंगे, थीटा 1 बाई थीटा 4 इज इक्वल टू N4 बाई 1। N1 कितना है 300, हमें थीटा 4 तो निकालना ही है। थीटा 1 है 30, N1 कितना है 300 और N4 कितना है 30, तो थीटा 4 कितना निकलेगा 30 रेडियन। सिमिलरली आप बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं, ये भी, ये भी, ये रेशियो। अच्छा ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है। तो इसका रिलेशन वही काम करेगा जो ओमेगा काम करता है, और ओमेगा का रिलेशन वही काम करेगा जो थीटा का करता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई थीटा, ओ सॉरी थीटा, और थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन। ठीक, इससे आप कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, जो मुझे बताना था कि लास्ट लेक्चर में हम लोग एनालॉगस सिस्टम पढ़े हैं। एनालॉगस सिस्टम में हमने दो एनालॉजी पढ़ी है, एक फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट। एनालॉगस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जब दो सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम ऑर्डर और सेम डिग्री की हों, मतलब सेम टाइप की आपको दिखें, देन द सिस्टम्स आर कॉल्ड एनालॉगस। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एनालॉगस सिस्टम बोलते हैं। अब कौन सी दो इक्वेशन थी, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो RLC अगर नेटवर्क है तो टोटल वोल्टेज क्या था, V इज इक्वल टू IR प्लस L DI/dt प्लस 1/C इंटीग्रेशन IDT, यही था। I को क्या रख दीजिए, dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही होता है करंट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, L d² Q/dt स्क्वायर प्लस Q/C प्लस R dQ/dt। ये ठीक वही रिलेशन है जो हम फोर्स वोल्टेज या फोर्स करंट एनालॉजी में पढ़ते हैं। L की जगह M d² x/dt स्क्वायर प्लस kx प्लस p dx/dt। तो फोर्स वोल्टेज में हम क्या पढ़ते हैं कि L को किससे रिप्लेस करते हैं, M से, सॉरी M को किससे रिप्लेस करते हैं, L से, मतलब वाइस वर्सा। C को किससे रिप्लेस करते हैं, 1/k से, या K को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/C से। चार्ज को किससे रिप्लेस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट से, x से। ठीक, और रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट B से। यही करते थे। लास्ट लेक्चर में यहाँ पर शायद मैंने Q की जगह I लिखा था, वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन इसको करोगे आप तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, शायद ये वाले में मैंने नहीं किया था, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया था Q की जगह I, तो उसको आप सुधार लीजिए। बस यही एक करेक्शन है एनालॉगस में। ठीक, अब हमें इसकी हेल्प से, फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट की सहायता से हमें इस सिस्टम का एनालॉगस बनाना है। मुझे इसको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ताकि चीज़ें आपको समझने में आसानी हो। अगर मुझे इसका फोर्स वोल्टेज या फोर्स करंट एनालॉगस सिस्टम बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नॉर्मल मैकेनिकल सिस्टम बनाऊंगा। कितने डिस्प्लेसमेंट हैं, 3। एक रेफरेंस नोड मान लीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि मास हमेशा नोड टू रेफरेंस नोड कनेक्ट होगा, तो M1 नोड X1 से कनेक्ट होकर के रेफरेंस नोड में आएगा। X1 और X2 के बीच में और कौन कनेक्टेड है, K1, ये है X2, ये फ्रिक्शनलेस ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। X2 और X3 के बीच में, X2 से कौन कौन कनेक्टेड है, एक तो K2 B2, तो ये तो हो गया K2, ये हो गया B2।
x2 से कनेक्टेड है मास m2, x3 से कौन कनेक्टेड है, ये दोनों तो कनेक्टेड हैं ही, फिर उसके बाद मास m3 कनेक्टेड है और साथ में k कनेक्टेड, x1 से एक फोर्स F भी कनेक्टेड है तो यहां पर F कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका नॉर्मल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम बन गया। अब मुझे इससे फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट में जाना था। ठीक है, फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट में जाना है। मैंने आपको बता रखा था कि फोर्स करंट जब भी आए तो बिल्कुल एज इट इज यही डायग्राम ड्रा कर दीजिएगा, बस सिंबल चेंज करते जाइएगा। सिंबल कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं इसका फोर्स करंट बनाऊं तो फोर्स करंट में m को किससे रिप्लेस करते हैं, c से, और l को किससे k को किससे रिप्लेस करते हैं, l से, तो वही चीज चेंज कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगी करंट, ये है C1, ये 1/L N1/L1, C2, 1/L2, ये हो जाएगा 1/R2, C3, K 1/, मैंने यहां तक आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसे कर देंगे। ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है कि हमारी प्रैक्टिस ये नहीं होती है कि आर एल सी को हम 1/R या 1/L या 1/C के रूप में लिखें। तो इसी नेटवर्क को, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता है। इसी नेटवर्क को हो सकता है आपके ऑप्शन में, जब आपको 4 ऑप्शन दिए हों कि आप इसका फोर्स वोल्टेज या फोर्स करंट एनालॉगस सिस्टम क्या होगा, तो हो सकता है आपको ये ना दिखे। कैसे दिखेगा वो बताए रहे हैं। आई में कोई समस्या नहीं है, सी में भी कोई समस्या नहीं है। ये जो 1/, लिखे हैं सारे के सारे, वहां पर समस्या है। इसको आप लिख देंगे L1 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1/K1, मतलब L1 को किससे रिप्रेजेंट कर दिए, 1/K1 से। तो ये है C2। जहां जहां भी आपने ये काम किया वहीं पर आपको ये काम करना है। R को 1/B, C3, L 1/, ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे कि ये दोनों सिस्टम एनालॉगस हैं, इसके भी और इसके भी। जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो हम इस सर्किट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने इसका उपयोग करके ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे वो गलत आ जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमेशा इस सर्किट का उपयोग करेंगे जिसमें आर एल और सी आपस में बिल्कुल क्लियरली मेंशनड हैं, 1 कुछ ऐसा इसमें मेंशनड ना हो। बस इतना ध्यान रखना था, इस वजह से इसको आज बताए हैं। ये भी सही है, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन के लिए इसी सर्किट का यूज करना है। या हो सकता है ऑप्शन जब आपको 4 दिए हों तो हो सकता है ये ना दिया हो, ये दिया हो। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखनी है। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फोर्स करंट में हम किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स वोल्टेज में किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स वोल्टेज में तो कोई डाउट था ही नहीं। फोर्स वोल्टेज में क्या था, अगर मैं इसी का फोर्स वोल्टेज ड्रा करूं तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स वोल्टेज में, फोर्स वोल्टेज में सीरीज को पैरेलल और पैरेलल को सीरीज कर देना है, बस यही ध्यान रखना है। तो M पैरेलल में लगा है तो ये हो गया वोल्टेज, तो M को किस में लगा दीजिए, सीरीज में। M को रिप्रेजेंट कौन करेगा, L। वहाँ भी 1/C आएगा लेकिन 1/C नहीं लिखना है।
के सीरीज में लगा है तो यहाँ पर पैरेलल में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 को क्या लिखेंगे 1/K1। फिर L2, फिर ये दोनों पैरेलल में हैं तो क्या कर दें इनको सीरीज में, ये हो गया R2 और ये हो गया C2, ये हो जाएगा 1/K2। फिर L3 और ये कितना हो जाएगा K, यहाँ पर लिख देंगे 1/, ये बन गया फोर्स वोल्टेज। ठीक, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखनी है। अब अगर हम इसी को फॉलो करते हैं यही मेथड, तो हमारे जो उस दिन 2 क्वेश्चन, ये वाला एक था क्वेश्चन जो कि मैंने कहा था कि बाद में बताएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें वही डिफरेंस आ रहा था। तो भाई आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स वोल्टेज एनालॉगी से इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अगर मैं नॉर्मल मैकेनिकल सिस्टम इसको मानकर चलूं, जैसे हम नॉर्मल मैकेनिकल सिस्टम का निकालते थे, तो अगर मुझे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, जरा यहाँ पर मैकेनिकल इक्वेशन लिखिए। तो मैं क्या लिखूंगा V1S x2s माइनस प्लस k x2s माइनस k x1s इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा V1s प्लस k x2s इज इक्वल टू k x1। तो मुझे x2s बाई x1s क्या मिलेगा k अपान k प्लस SB1। ये मैकेनिकल सिस्टम का है, और मैंने बताया है कि इसका जो एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आर्डर और सेम डिग्री की होंगी। तो ज़रा देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस ड्रा कीजिए। इलेक्ट्रिकल एनालॉगस अगर ड्रा करना हुआ तो नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कौन कनेक्टेड है, मतलब इनपुट साइड कौन कनेक्टेड है B, ये है R। X1 और X2 के बीच में कौन कनेक्टेड है C। अब यहाँ पर 1/C मत लिख दीजिएगा क्योंकि फोर्स वोल्टेज है, तो K को 1/C लिखते हैं, नहीं फिर गलत हो जाएगा। पिछली बार में ही किया गया था। C को यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1/K, ब्रैकेट में लिख देंगे 1/K। C को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 1/K। अगर मैं इसका S डोमेन में सर्किट ड्रा करूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 1/CS, ये है इनपुट VIS और ये है आउटपुट V0S। अब क्या करूं, इसका लाप्लास निकाल, इसका सारी ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए। ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो V0S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर करंट I फ्लो कराऊं तो V0S इज इक्वल टू क्या मिलेगा IS इंटू 1/CS। और IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, IS की वैल्यू हो जाएगी VIS डिवाइडेड बाई R प्लस 1/, क्या करके पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो V0S इज इक्वल टू VIS इंटू 1/CS RCS प्लस 1 और 1/CS कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिला V0S बाई VIS इज इक्वल टू 1/1 प्लस RC। देखिए ये और ये एनालॉगस सिस्टम ही है। कहानी समझ में आ गई।
ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेंगी जब आपने सिस्टम सही बनाया है। और सिस्टम्स बनाने में यही गलती मत कीजिएगा कि 1/c या 1/l लिख दीजिए। अगर वो ऐसा आपने किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में यही हो रहा था। ठीक है, ईमानदारी से स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट लेक्चर में ये गलती हो रही थी, वो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर मैंने खुद से सॉल्व किया और देखा कि नहीं, वो गलती सुधारी जानी चाहिए। इसी वजह से ये चीज़ें अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं थी, ना पहले थी ना अभी है। लेकिन जब भी एनालॉगस सिस्टम आप ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो उसमें 1/l और 1/c वाली चीज़ें नहीं लिखनी है। केवल और केवल एल और सी पर पूरा सर्किट बना देना है, एल सी और आर पर। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे? बनाइए। के की जगह क्या लिख दें? सी, C1 1/K1। ये दोनों किस में है? पैरेलल में, तो इनको किस में बदल दें? सीरीज में। ये हो जाएगा R2 बी। बी है R2 नहीं, R कर देते हैं। और ये क्या कर देते हैं? C2। लीजिए बन गया। C2 को क्या लिख दें? 1/K2। इसका आप लाप्लास निकाल लीजिए। जब आप लाप्लास निकालेंगे तो V0S बाई V1S क्या आएगा? ये पूरा इम्पीडेंस, तो R प्लस 1/C2S डिवाइडेड बाई तीनों का सम, R प्लस 1/C1S प्लस 1/C2S। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो RC2S प्लस 1 इंटू C1S डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2S प्लस R C1 C2S। ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है। वही चीज़ वहाँ से भी आ जाएगी। अगर मैं इसका लिखूँ ट्रांसफ़र फंक्शन मैकेनिकल सिस्टम में, तो मैं क्या लिखूँगा? x2 से कौन कौन कनेक्टेड हैं? ये तीनों कनेक्टेड हैं। तो बी एस प्लस K2 प्लस K1 X2S माइनस बी एस X1S B1S प्लस K2 X1S इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से X2S बाई X1S क्या आ जाएगा? K2 प्लस B1S डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस PS। ठीक, यही है K1 K2। कहीं कुछ गलती है? R2 C2S RC2S 1 प्लस समथिंग। ठीक है, 1/1S 1/C2S।
यहाँ पर गलती, क्या हो जाएगा C1, और ये हो जाएगा C1 C2 RS प्लस C1 प्लस ये, और ये मैच कर रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई। फोर्स वोल्टेज आपने ड्रा कर लिया और उसके बाद क्या कर लिया, ट्रांसफर फंक्शन भी डाल दिया। ये फोर्स वोल्टेज फिगर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ ये देखिए जरा, सो दैट सिस्टम्स आर एनालॉगस। हमें ये शो करना है कि ये जो सिस्टम बने हुए हैं ये एनालॉगस है। एनालॉगस सिस्टम में क्या है, यहाँ पर हमें सिस्टम बनाना नहीं है, बस शो करना है। तो अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो दोनों का एक ही निकलेगा। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, x0/x1। ये है इनपुट, ये है आउटपुट। तो अगर मैं इसका एनालॉगस सिस्टम, इसका मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूं, चलिए पहले यहीं पर करता हूँ। x0, x0 को मैं क्या लिखूं, b2s प्लस b1s प्लस k1, x0s माइनस b2s ys माइनस b1s प्लस k1 x1s इज इक्वल टू। ठीक, हमें x0 और x1 चाहिए, y एक्स्ट्रा है तो y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। इस वाले नोड पर अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या लिखूंगा, इस वाले नोड पर अप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूंगा, k2 ys माइनस ओ प्लस b2 ys b2s, b के साथ हमेशा s लगता है, और माइनस b2s x0s इक्वल टू 0। यहाँ से ys की वैल्यू निकालिए, क्या मिलेगा, SB2 डिवाइडेड बाई SB2 प्लस K2। ये ys की वैल्यू यहाँ पर जा करके पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, x0/x1 पुट कीजिए, तो b2s प्लस b1s प्लस k1 x0s प्लस सॉरी माइनस SB2 डिवाइडेड बाई SB2 प्लस K2 x0s इज इक्वल टू SB1 प्लस K1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिला, s² b2 b1 प्लस b2 प्लस K1 SB2 प्लस K2 SB1 प्लस b2 प्लस K1 K2 माइनस SB2। ठीक है, x0s इज इक्वल टू SB1 प्लस K1 और SB2 प्लस K2 x1s। तो यहाँ से x0s बाई x1s आ जाएगा,
वो क्या आ जाएगा, एस बी वन प्लस के वन इंटू एस बी टू प्लस के टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर बी टू बी वन प्लस बी टू प्लस एस बी टू के वन माइनस बी टू प्लस के टू बी वन प्लस बी टू के टू प्लस के वन के टू। ये आपको क्या मिला, एक्स नॉट बाई एक्स वन। बिल्कुल सेम फार्मूले पर इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा, जरा देख लेते हैं। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन उससे घबराइएगा नहीं। यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं इम्पीडेंस निकालूं तो यहाँ पर दोनों इम्पीडेंस पैरेलल में है, मान लेते हैं Z1 है ये और ये क्या है Z2, तो V नॉट बाई V1 क्या निकलेगा, Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, यही निकलेगा। Z2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस वन बाई C1S डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, तो R1 प्लस वन बाई C1S प्लस Z2 सॉरी Z1, ये दोनों क्या हैं पैरेलल में, R2 इंटू वन बाई C2S डिवाइडेड बाई R2 प्लस वन बाई C2S। तो ये क्या मिला, R1 C1S प्लस वन डिवाइडेड बाई R1 1S प्लस वन प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 C2S प्लस निकालिए तो सॉल्व कीजिए, तो क्या मिलेगा, R1 C1S प्लस वन इंटू R2 C2S प्लस वन डिवाइडेड बाई R1 C1S प्लस वन R2 C2S प्लस वन प्लस R2। जब आप देखेंगे तो ये इक्वेशन ठीक वैसे ही है जैसे ये वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या है, एनालॉगस है या नहीं, बिल्कुल है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज जो हमें पढ़ना है वो है ब्लॉक डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। ब्लॉक डायग्राम और कुछ नहीं है, ये केवल और केवल एक डिब्बा है जिसमें दो चीज़ें मस्ट होती हैं, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर समझ लेनी है। समझनी ये है, इस ब्लॉक के पहले इनपुट की डायरेक्शन यही होगी, इनपुट इधर से नहीं हो सकता है, मतलब इनपुट की डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी है। इसी तरह आउटपुट इस बॉक्स से बाहर निकलेगा। तो आउटपुट और इनपुट के रेशियो को क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गेन। क्या बोलते हैं, गेन को बोल रहे हैं गेन। गेन क्या है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो। और जब आउटपुट और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो ले लेते हैं तो इसी गेन को बोल देते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन और कुछ नहीं है, ये क्या है, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उनका रेशियो है। ठीक है, अब इस डब्बे को ही जो हम सजा रहे हैं उसी को बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हमें दो पॉइंट के बारे में ध्यान में रखना है। अगर पॉइंट ऐसा हो, एक्स लगा हो और उसमें दो एरो आकर के मिल रहे हों या दो से ज़्यादा मिल रहे हों और वो सिंबल के साथ मिलेंगे, अगर प्लस प्लस हैं तो जुड़ेंगे, अगर प्लस माइनस हैं तो घटेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं समिंग पॉइंट।
क्या बोलते हैं? समिंग पॉइंट। अगर आकर के जुड़ रहे हों तो प्लस प्लस से अगर जुड़ेंगे तो ऐड हो जाएंगे, अगर प्लस माइनस से जुड़ेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? समिंग पॉइंट। एक होता है जिसमें ये सिंबल नहीं होता, केवल और केवल जोड़ दिया जाता है, जैसे यहां से ऐसे जोड़ दिया। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? टेक ऑफ पॉइंट। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो यहां से सिग्नल टेक ऑफ होकर के इधर चला आया था। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है। सबसे पहले आज हमें यहाँ पर ये सीखना है कि ब्लॉक डायग्राम बनता कैसे है, कैसे हम बनाते हैं चीज़ों को, ब्लॉक डायग्राम में अरेंज कैसे करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम क्या है? केवल और केवल इन डिब्बों का अरेंजमेंट। अब उस डिब्बे में कोई भी पैरामीटर हो सकते हैं, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टार्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वो हर एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हो सकती है। आरएलसी हो सकता है, मास हो सकता है, इम्पीडेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब हमें ये देखना है कि ब्लॉक डायग्राम बनता कैसे है। रटना नहीं है, चीज़ों को खाली यहाँ पर समझना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिनट जरा पानी पी लेते हैं उसके बाद। हाँ, अब देखते हैं कि ये ब्लॉक डायग्राम बनते कैसे हैं। सपोज हमारे पास ये सर्किट है, इसका आउटपुट है ये और इनपुट है ये। किसी का भी ब्लॉक डायग्राम बनाना हो सबसे पहले उसको किस में ले जाएंगे? एस डोमेन में। इनिशियल कंडीशन सारी जीरो मानेंगे, मतलब इंडक्टर में कोई भी पहले से चार्ज नहीं है, इंडक्टर पहले से मैग्नेटाइज नहीं है। तो मैं इसको सबसे पहले सर्किट में बना लूंगा। आर, इसको लिख दूंगा एल एस, वी नॉट एस, और इसको लिख दूंगा वी वन एस। हमेशा आपको सर्किट में इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए। अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप ये मानकर चलेंगे इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज इनपुट और आउटपुट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पर करंट आई निकालूं तो आई क्या है? अगर यहाँ का वोल्टेज है वी नॉट तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? वी नॉट। और यहाँ का वोल्टेज क्या है? वी वन। तो आई क्या हो जाएगी? आई एस इज इक्वल टू वी आई या वी वन एस माइनस वी नॉट एस डिवाइडेड बाई आर। अगर आई करंट यहाँ पर फ्लो हुई तो आई इंटू एल एस, ये क्या बनाएगा? वोल्टेज ड्रॉप। तो वी नॉट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एस इंटू एल एस। आई एस की वैल्यू जरा रख दीजिए, वी वन एस माइनस वी नॉट एस डिवाइडेड बाई आर इंटू एल एस। अब ध्यान से देखिए कि मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता कैसा हूँ। ब्लॉक डायग्राम में आपको दो चीज़ पता होती है, एक इनपुट एक आउटपुट। ठीक। तो चलिए, इनपुट अगर मैं वी आई है या वी वन है, अब यहाँ पर जब भी प्लस माइनस हो रहा है इसका मतलब कि समिंग पॉइंट है, तो समिंग पॉइंट है। तो ये प्लस है वी वन और वी नॉट है माइनस, ये है वी नॉट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, तो यहाँ पर क्या मिला? वी नॉट, सॉरी वी वन एस माइनस वी नॉट एस यहाँ पर मिला। अब अगर मैं इसको, ये है इनपुट, अगर मैं इसको 1/r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा आई एस, जो कि वहाँ पर लिखा है। स्टेप समझिए चीज़ों को, रटिएगा नहीं।
एक दो बार बनाना होगा, उसके बाद अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? वोल्टेज से। इनपुट हमें दिया है, करंट जो निकाले हैं, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस निकाले हैं, तो समिंग पॉइंट लग गया। उसके इनटू में जो भी है, दिस इंटू 1/r, तो मुझे करंट मिल गई, क्योंकि दिस इंटू 1/r क्या है? IS। अब IS को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, जरा ध्यान से देखिए। IS मुझे मिल गया, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? LS से। IS को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? LS से या SL से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? V0S। और यही V0S उठा करके कहाँ रख दूं? यहाँ पर। ये बन गया ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम और कुछ नहीं है, यही है। V0 यहाँ पर था, V0 को यहाँ से जला करके जोड़ दिए, बन गया ब्लॉक डायग्राम। स्टेप वाइज ही करना है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कुछ नहीं पता तो सबसे पहले क्या करेंगे? वोल्टेज को ही इनपुट और आउटपुट मानेंगे। सबसे पहले लाप्लास डोमेन में सर्किट ले जाइए। R LS 1/, लाप्लास डोमेन में सर्किट चला गया। वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वही काम कीजिए। करंट IS, तो IS क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर V0S है तो यहाँ पर भी V0S है, तो IS की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1S माइनस V0S डिवाइडेड बाई R प्लस SL। अब ये जो IS है वो CS के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आउटपुट वोल्टेज। डायग्राम बना लीजिए, ब्लॉक डायग्राम बहुत ही आसान है। VI या V1S डिफरेंस है V0 से, इस डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 1 प्लस R प्लस SL से, तो यहाँ पर क्या मिला? IS को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 1/CS से, तो क्या मिल जाएगा? V0S। और यही V0S यहाँ पर ला करके बन गया ब्लॉक डायग्राम। ठीक, चलिए जरा इसको देखते हैं क्या करेंगे। वही वोल्टेज है यहाँ पर पता है, इन्होंने क्या किया? दो करंट भी दे दिया। कोई भी सर्किट हो सबसे पहले उसको क्या ले जाना है? S डोमेन में ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा? V1S R1 1/SC1 R2 1/SC2 V0। यहाँ पर को क्या मान लेते हैं? V1 है, ये मान लेते हैं V2, और यहाँ पर तो V0 होगा ही होगा। ये मान लेते हैं क्या? I1 करंट I1S, और इधर मान लेते हैं I2S। अब ध्यान से देखिएगा, इनपुट और आउटपुट हमारे पास क्लियर है, V1 और V2। बाकी जो भी हैं पैरामीटर वो सब बीच में आएंगे। ठीक है, ब्लॉक के एंड में हमेशा यही दो रहेंगे, V1 और V0। तो चलिए इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। अगर मैं वहाँ से I1S की वैल्यू निकालूं, तो I1S की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 माइनस V1S माइनस V2S डिवाइडेड बाई R1। यही होगा, बिल्कुल होगा। V2S की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2S क्या है? इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो ये क्या हो जाएगा? 1/SC1
I1S माइनस I2S। और I2S की जरा वैल्यू देख लेते हैं क्या है। यहां पर क्या करंट होगी, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, V2S माइनस V0S डिवाइडेड बाई R2। और V0S क्या है, I2S इंटू 1/SC। 4 इक्वेशन हमें मिल गई। अब इन्हीं 4 इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, ब्लॉक डायग्राम। अब ये 4 इक्वेशन खाली ध्यान से देखिए। I1 क्या है, V1 और V2। अब देखिए V1 तो हमारा इनपुट है, इनका डिफरेंस है, तो V2 मान लेते हैं इधर। यहाँ पर डिफरेंस आया V1 माइनस V2, उसको अगर मैंने R1 से 1/R1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, I1S। क्या मिला, I1S। अब ध्यान से देखिए कि जो I1S है और I2S का डिफरेंस है, उसको मैं 1/SC1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे V2S मिल जाएगा। V2S ये है, तो I1S है। यहाँ पर दूसरा समिंग पॉइंट लगाइए। ये समिंग पॉइंट I1S से किसको घटाना है, I2S को। I2S को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/SC1 से। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, V2S। क्या मिला, V2S। ये V2S जो मिला उसको यहाँ पर ले जा करके जोड़ दीजिए, तो इसका काम तो हो गया ख़त्म। ठीक, एक लूप बन गया। अब समस्या है I2 की, तो V2S माइनस V0S। V2S से V0S घटाना है, तो यहाँ पर है V2S, ये प्लस ये माइनस V0S। V0S घटाएंगे और क्या कर देंगे, 1/R2, 1/R2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा I2। क्या मिलेगा, I2। अब I2 यहाँ पर भी है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको मिटा करके ऊपर कर दीजिए, ताकि चीज़ें क्रॉस ना करें एक दूसरे। ब्लॉक डायग्राम में क्रॉस ऊट पटांग फिगर नहीं बनता कि ब्रांचेज क्रॉस करें, क्रॉस मत कराइएगा। तो I2 ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, अच्छा I2 मिल गया, I2 यहाँ है, तो ये हमारा फिगर बन गया। अब I2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/SC2 से। तो I2 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/S, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, V0S। ये V0S इससे जुड़ा है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम बन गया इस फिगर। स्टेप वाइज चलना है, जैसे जैसे मैंने किया स्टेप वाइज वैसे ही आपको करना है। एक दो बार करेंगे, अच्छा पहले से ही जोड़ घटाने मत कीजिएगा, शुरुआत से करिएगा। जो नहीं जुड़ रहा उसको एज इट इज एरो में वो कर दीजिए, बाद में हम एरो चेंज कर लेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या है कि आउटपुट ये है, ये आउटपुट है और ये है इनपुट। मतलब आउटपुट है करंट और इनपुट है वोल्टेज। कोई दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले एस डोमेन में सर्किट को ले जाना है। तो हो गया R1 R2 SL।
मान लेते हैं यहाँ पर करंट I1S, ये मान लेते हैं वोल्टेज V नॉट एस। ठीक, अगर ये I1 है, I1 की वैल्यू जरा देखिए, तो I1S क्या लिखूंगा, V1S माइनस V नॉट एस डिवाइडेड बाई R1। V नॉट एस है क्या, I1S माइनस ILS इंटू R2। इंटू R2, यही है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, V नॉट एस है क्या, SL ILS। यही तो है ना। चलिए, अब मुझे इन तीन इक्वेशन से क्या बनाना है, ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, V1 और V नॉट, ये है V1 प्लस माइनस V नॉट एस, इनके डिफरेंस को मैं क्या कर दूं, 1/R1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा I1S। क्या मिलेगा, I1S। ठीक, अच्छा ये सब सारा कुछ किस पर बेस्ड है, इस फार्मूले पर। देखिए, ये है इनपुट, ये है ब्लॉक, यस, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, सी एस इज इक्वल टू इनपुट इंटू गेन, ऐसे आर इंटू जी, प्लस नहीं करना है, इंटू करना है, तो वैसे ही यहाँ पर है, V1 माइनस वी नॉट को इंटू कर दीजिए 1/R1 से, तो क्या मिल जाएगा, I1। अब I1 से ILS सब्ट्रैक्ट करना है, ये है ILS, सब्ट्रैक्ट करके किससे मल्टीप्लाई कर दूं, R2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, V नॉट एस। तो ये बन गया V नॉट। अब V नॉट एस को मैं किससे भाग दे दूं, यहां पर देखिए IL की वैल्यू क्या मिलेगी, V नॉट एस बाई SL, तो ILS यहाँ से है, तो ILS को क्या कर दूं, 1/SL। बन गया, ये बन गया ना। V नॉट को हमने किससे भाग दे दिया, वन, मतलब V नॉट को 1/SL से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, ILS। I1S से ILS सब्ट्रैक्ट करके फिर R2 का मल्टीप्लाई कर दिए थे, मिला था V। बन गया ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। इस ब्लॉक डायग्राम में एक गलती है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो आउटपुट और इनपुट पहले से पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या इनपुट क्या है। यहाँ पर आउटपुट क्या दिखा रहा है, V नॉट को, और जबकि आउटपुट है क्या, IL, क्या है, IL। तो V नॉट को IL बनाने के लिए क्या करेंगे, V नॉट और IL में रिलेशन देख लीजिए, वो ये है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दीजिए,
ILS में करके चेंज कीजिए, केवल और केवल चीज़ों का ओरिएंटेशन ही चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, चेंज करके देखते हैं। चेंज करके ये देखते हैं, यहाँ से ILS की वैल्यू निकाल। ILS की वैल्यू क्या मिलेगी, वन बाई R1 इंटू ILS इज इक्वल टू I1S माइनस V0S बाई R2। I1S की वैल्यू रख दीजिए, V1S बाई R1 माइनस V0S 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये हो गया क्या, ILS। और ILS का एक और तरीका है कि ILS जो है वो V0S बाई SL है। तो अगर हमें V0 मिल गया है तो हमें IL मिल जाएगा। V0S हमें हटाना है और VIL आपका आउटपुट है। ठीक, इधर देखिए, यहाँ से देखिए, अगर V0 हमें हटाना है, V0 अभी आउटपुट में आ रहा है ना, हमें लाना है IL। तो IL को V0S को मैं क्या लिख दूं, SL IL, यही कर दूं। तो चलिए फिगर बनाइए, V1S जो V0 है उसको मैं क्या लिखे दे रहा हूं, SL से मल्टीप्लाई करके, इधर से क्या मैं ला रहा हूं, IL, आउटपुट में क्या है, IL है, ये एज इट इज रहेगा 1/R1। यहाँ पर क्या आया, I1S ठीक, माइनस, अब हमें यहाँ पर V0S तो हो गया, I1 भी हो गया,
अब यहाँ पर देखिए वी नॉट एस इज इक्वल टू एस एल आई एल, यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो हमें आई वन और आई एल में रिलेशन मिल जाए, जाकर के पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एस एल आई एल एस इज इक्वल टू आई वन आर टू माइनस आई एल आर टू। तो यहाँ से आपको आई एल की वैल्यू मिल जाए, वो क्या मिलेगी, आर टू डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आई वन। ये थी, ये था क्या, आई वन, ये था आई वन। आई वन में किसका मल्टीप्लाई कर दें, आर टू डिवाइडेड बाई आर टू प्लस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये ब्लॉक डायग्राम। पहले वाला ब्लॉक डायग्राम गलत क्यों था, हमने बना तो लिया था, लेकिन मैंने क्या बताया था कि आउटपुट और इनपुट का रिलेशन पहले ही पता है कि आउटपुट कौन है इनपुट कौन है। आउटपुट क्या होना चाहिए, आई एल, जबकि यहाँ पर क्या है आउटपुट, वी नॉट। तो हमें आउटपुट आई एल रख करके बाकी सबको उसके टर्म में लिखना है। तो आई एल यहाँ पर है, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकालिए, क्या निकलेगी वी नॉट की वैल्यू, एस एल आई एस। तो वो एस एल आई एल, तो आई एल की वैल्यू ये है आउटपुट, यहाँ से हमने आई एल को उठाया, एस एल से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो आया वो है वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू क्या है, आई एल इंटू एस एल। अब बात आती है यहाँ पर भी वी नॉट था, तो वी नॉट की ये वाली वैल्यू आई एल, वो एस एल आई एल यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, यहाँ से आई एल और आई वन में रिलेशन मिल जाए। आई वन हम निकाल चुके हैं यहाँ तक, तो आई वन और आई एल में रिलेशन मिलेगा तो ये मिल जाए, यही वाला ब्लॉक रख दीजिए, ये आपका सही ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लॉक डायग्राम पढ़ ही रहे हैं, तो दो चीज़ों का ब्लॉक डायग्राम हमें और पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में है और आपको ध्यान भी रखना है। डीसी मोटर, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का ब्लॉक डायग्राम। डीसी मोटर का दो, डीसी मोटर को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, दो क्राइटेरिया है, एक है आर्मेचर कंट्रोल्ड, और दूसरा है फील्ड कंट्रोल। जब मैं आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था कंट्रोल सिस्टम का, तो मैंने बताया था कि कंट्रोल सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, दो डिवीजन होते हैं उसके, एक होता है ओपन लूप सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ओपन लूप सिस्टम का उदाहरण है फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, और क्लोज्ड लूप का उदाहरण है आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी। ठीक, तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है कहानी। सबसे पहले देखते हैं आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर। आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर का अगर आपको फिगर याद हो तो फिगर बना लीजिए। यहाँ पर शाफ्ट कनेक्ट कर दीजिए, टार्क थीटा जे इधर है, ये है बैक ईएमएफ यहाँ पर डेवलप होता है, आपको पता होगा। ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है आर्मेचर लीकेज फ्लक्स के कारण इंडक्टेंस, ये है फील्ड एल एफ आर एफ, ये है फील्ड, और ये है आर्मेचर। अगर मैं यहाँ पर और आर्मेचर करंट को आइए लेता हूँ, अगर मैं, और ये है ईबी क्या है, बैक ईएमएफ। ठीक,
चलिए, अगर मैं केवीएल इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? V इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस ये लिखूंगा। इसको आप क्या करेंगे? लाप्लास फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा वी एस इज इक्वल टू आर ए प्लस एस एल ए आई ए एस प्लस बैक ई एम एफ, या एस इसको भी आप लिख सकते हैं, ई बी एस। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ से आई ए की वैल्यू मिल जाएगी, आप क्या मिलेगी? वी एस माइनस ई बी एस डिवाइडेड बाई आर ए प्लस एस एल ए। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देख लेते हैं टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है? पहले तो ई बी की ये इक्वेशन देखते हैं। ई बी इज इक्वल टू होता है डीसी मोटर में 5 पी एन जेड बाई 60 ए। तो ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू के। ये पूरा बाकी कांस्टेंट है। पाई है फ्लक्स पर पोल, ये आपको पता होगा। तो यहां से क्या मिला? ई बी इज इक्वल टू के। फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? आर्मेचर कंट्रोल्ड है। अगर आर्मेचर कंट्रोल्ड है तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? के आई ए। ठीक, बैक ईएमएफ की बात है तो इसको आप के बी भी लिख सकते। टार्क टार्क क्या होता है? वन अपान टू पाई। इस फार्मूले से निकाल लीजिए कि मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर क्या होता है? टार्क इनटू डी 2 पाई आर इज इक्वल टू पीई। मैकेनिकल पावर क्या होता है? ई बी इंटू आई ए। तो टार्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ई बी मतलब 5 पी एन जेड बाई 60 ए इंटू आई ए, और इसको लिख देंगे 2 पाई, और आर क्या हो जाएगा? एन बाई 60। 60 से 60 कैंसिल, तो टार्क हो जाएगा 1/2 पाई पी जेड बाई ए। एन से एन भी कैंसिल, और एफ आई आई ए। तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पाई आई ए। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले आई ए निकाले, आई ए के बाद क्या निकाले? ई बी, ई बी के बाद टार्क। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगी।
ठीक है। अब ध्यान से आपको ये देखना है, इसका मीनिंग जरा समझ लीजिए कि क्या है। ये एन क्या है? स्पीड इन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पीड एन की वैल्यू होती है 2 पाई एफ बाई 60, और एफ क्या है? ओमेगा, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो उसको होते हैं, एन की वैल्यू होती है ओमेगा बाई 60। अब ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो वही चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। तो जहां भी एन है वहां पर क्या हो जाएगा? ये आई ए की बजाय आप क्या लिख दीजिए? ओमेगा से इसको रिलेट कीजिए। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इनपुट है हमारा वो है एंगल थीटा, डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या है? हमारा इनपुट है। ठीक, तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई बी की वैल्यू, ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी इज इक्वल टू के इंटू ओमेगा। अब ओमेगा है डी थीटा बाई डी टी, अगर मैं इसका लाप्लास लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ई बी इज इक्वल टू के एस थीटा एस। क्या लिखूंगा? ई बी इज इक्वल टू के बी एस थीटा एस। ठीक, जरा टार्क देख लेते हैं, यही टार्क है। टार्क अगर मैं मैकेनिकल सिस्टम में लिखूंगा तो टार्क क्या हो जाएगा? जे एस स्क्वायर प्लस डी एस थीटा एस, यही होगा। याद कीजिए, जब जे भी हो, बी भी हो, के भी हो, यहाँ पर स्टिफनेस के तो है नहीं, लेकिन फ्रिक्शन तो होगा ना जब मोटर चलेगी, तो इस वजह से बी आया है खाली। अब यहाँ पर टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? टी को आप ये भी लिख सकते हैं जे एस प्लस बी एस थीटा एस। ये एस थीटा एस और कुछ नहीं है, ये है ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा है। ठीक, अब देखिए, ब्लॉक डायग्राम बनाइए। बी एस से ई बी को घटाना है, तो ये है सप्लाई वोल्टेज। हमने क्या किया? इसमें से ई बी को घटा दिए, ये ई बी। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करें? आर ए प्लस एस एल ए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपान, तो मुझे क्या मिलेगा? आइए,
क्या मिलेगा? आइए, आइए को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? के से। कांस्टेंट के ही है ना, ये सब क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइए को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? के से। और आइए को जब मैं के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टार्क। क्या मिल जाएगा? टार्क। टार्क को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एस थीटा एस। 1/JS+B से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? एस थीटा एस। एस थीटा एस को मैं के बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ई बी, जो कि यहाँ पर है ई बी लिखा। और एस थीटा एस को जब मैं 1/S से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा आउटपुट एस। यही होता है। होता है कि नहीं होता? हम वोल्टेज देते हैं मोटर में इनपुट में, और मोटर घूमती है, मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन मिलेगा। तो ये बन गया किसका? ब्लॉक डायग्राम, आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर। इसका डायग्राम मिल गया ये, आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों पैरामीटर लगाना है। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से शुरुआत करना है, फिर बैक ईएमएफ और टार्क पर आ जाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये आर्मेचर कंट्रोल्ड मोटर है। इसका मतलब कि फील्ड यहाँ पर क्या रहेगी? कांस्टेंट। फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एफ फाई क्या है? कांस्टेंट। एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, आर्मेचर कंट्रोल्ड के कारण ही ये फाई क्या बना? आइए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर तो आइए लिखा जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेकिन अदरवाइज आप इसको कन्फ्यूजन के लिए इसको मत लिखिए, सिर्फ ये लिखिए क्योंकि इट इज आर्मेचर कंट्रोल्ड तो फ्लक्स कांस्टेंट। तो ई बी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ बनाइएगा? एन के साथ, जो यहाँ पर है ये ओमेगा के साथ। वही हमने ये किया। ठीक है, चीज़ें ध्यान में रहेंगी। जैसे ही एक बार ये बना, अब इसका आप ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए। ब्लॉक डायग्राम बनाने के पीछे कुछ चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है। वो क्या ध्यान में रखनी है? जब मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, इस वजह से आपको खाली ब्लॉक डायग्राम बना करके छोड़ रहा हूँ। इस चीज़ का आगे कंटिन्यूएशन आएगा। ठीक है, तो चीज़ें ज़रा जैसे बताए हैं वैसे ही समझिए। तो ये क्लोज लूप सिस्टम बन गया, ये आपको दिख भी रहा होगा। क्यों क्लोज लूप सिस्टम है ये? ड्यू टू बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ अगर ना होता तो कभी भी ये क्लोज सिस्टम नहीं बनता। बैक ईएमएफ ही रिस्पॉन्सिबल है इसके क्लोज सिस्टम होने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यही चीज़ फील्ड कंट्रोल के लिए लागू करूं, नेक्स्ट हेडिंग, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर। फील्ड कंट्रोल में क्या होगा? अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सारा कुछ लीनियर मान मेजर किया गया है, मतलब मैग्नेटिक सर्किट ये मानकर चला गया है कि लीनियर है।
डीमैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, ये सारा कुछ मतलब सारी चीज़ आइडियल मान करके चली जा रही है। फील्ड कंट्रोल में क्या होगा? फील्ड कंट्रोल में बैक ईएमएफ मिलेगा नहीं आपको। ईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईबी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका सारा सिस्टम बिल्कुल लीनियर तरीके से काम करेगा। ये है वी एस, यहाँ पर ईबी की 0 ही हो गया तो ख़त्म कहानी। इसके बाद 1/RA प्लस SLA। यहाँ पर आर्मेचर की बात नहीं करेंगे, फील्ड कंट्रोल्ड है तो यहाँ पर PF IF LF RF, तो ये हो जाएगा LF इसके बाद यहाँ पर मिला IF। IF को K से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? टार्क। टार्क को 1/JS प्लस B से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? हाँ, S थीटा S, और S थीटा S को 1/S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? थीटा S। ठीक है, यहाँ पर EB का कोई रोल नहीं होता। जब EB का कोई रोल नहीं होता तो ये सिस्टम कैसा बन रहा है आपको? ओपन लूप सिस्टम। इसमें कहीं भी फीडबैक वाले टर्म नहीं आएगा, और जब फीडबैक वाला टर्म नहीं आएगा तो ये सिस्टम कौन सा होगा? ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, कहानी समझ में आ जाएगी। ये जो है ये रिलेशन निकालना आपको पहले से ही पता है, जो पिछले वाले में किए थे वही आपको करना है, तो इसको हम दोबारा निकालना नहीं बता रहा है। बस EB नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, बस आपको इतना बता रहा है, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर नहीं लगेगी, यहाँ पर लगेगी। तो VF इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? IF इंटू RA, वो RF प्लस SLF इंटू IF, एस डोमेन में सर। तो यहाँ से IF की वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ फील्ड में चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे, और जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि क्लोज्ड लूप और ओपन लूप सॉल्व कैसे किया जाता है। तब हम इस पर दोबारा आएंगे और आपको बताएंगे कि तो अगर आर्मेचर कंट्रोल्ड DC मोटर है तो उसका जो ब्लॉक डायग्राम क्लोज्ड लूप सिस्टम बना है तो वो आगे उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कुछ चीज़ें वो हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी हमने आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना सिखाया, तो इसी से आपको ब्लॉक डायग्राम निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिस भी बुक को आप फॉलो करना हो वो कर लीजिएगा। 2-3 बुक का मैं नाम बताए दे रहा हूँ। एक तो इनको अगर फॉलो कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई एक ही बार होती है। नॉर्मन M नाइस ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ये आपको नेट पर अवेलेबल है। लोकल बुक में अगर वो करेंगे, पढ़ेंगे, तो एक राइटर हैं हसन सईद, और थोड़ा इन दोनों के बीच में पढ़ेंगे तो कंट्रोल सिस्टम की बुक आती है IJ नागराथ की, IIT के प्रोफेसर हैं ये, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी भी आपको मर्जी हो।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फार्मूलों का रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और एक दो लेक्चर के बाद आपको PYQ भी सॉल्व कराए जाएंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, सबके मिला करके। और उससे आपका कोई भी आप एग्जाम देंगे कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर, ठीक है। तो धन्यवाद।